नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट और झारखंड में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसका तैयारी कर रहे थे और उस क्रम में हिस्ट्री का जो है 7 वीडियो अपलोड हो चुका है। आज जो है क्या है, पार्ट 8 है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें कि पार्ट 8 को तो देख ही ले, लेकिन देखने के पहले या देखने के तुरंत बाद क्या करें, पार्ट 7 को ज़रूर देखें। पार्ट 7 को जब देखेंगे तो यहाँ क्या है, यहाँ थोड़ा फैक्ट वाइज है। जो 32 जनजाति है, आपको पता है, अब जो पुराना वीडियो देखे होंगे 1 से लेकर 7 पार्ट तक जो देखे होंगे उनको पता होगा कि झारखंड में 32 जनजाति है जिनका डिटेल्स उनमें दिया गया है। तो इसके पहले इसमें जो बातें हैं इसका डिटेल्स इसके पहले वाला में बहुत अच्छा बताया गया है। तो आप पार्ट 7 जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप प्लेलिस्ट से जाकर क्या करें, पार्ट 7 को देखें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, जो बातें छोटी है, जो बातें इंपॉर्टेंट है, 32 जनजातियों का जो मुख्य बातें हैं इसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न होता है और कन्फ्यूजन भी बच्चों को ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे अखड़ा का। अखड़ा क्या होता है, पहले भी बता चुके होंगे काफ़ी बार। अखड़ा क्या होता है कि जो गांव का जो बीच स्थान होता है, गांव में जो बीचों बीच जगह होता है, वहाँ पे क्या होता है, नाच का मैदान और पंचायत स्थल बिल्कुल कैसे कह सकते हैं हम लोग, चबूतरा टाइप का। ठीक है, चबूतरा टाइप का बनता है। जैसे कर्मा होता है तो लोग रात भर वहाँ झूमर, चाहे पुरुष हो महिला हो, रात भर गीत नाच बजान चलता है। ठीक है, खास करके हम बस जनजातियों की बात करते हैं। ठीक है, जनजातियों में बिल्कुल अखड़ा में ही नाच गान बजान होता है। और जब कभी पंचायत की ज़रूरत होती है, जब कहीं भी पंचायत की ज़रूरत होती है तो पंचायत भी उसी अखड़ा में बैठते हैं। ये चबूतरा बनाया जाता है गांव में। तो आपने देखा कि अखड़ा क्या होता है। और ये भी याद रखें कि जनजातियों में ये अखड़ा का विशेष महत्व भी है। ठीक है, अब बात करते हैं सरना। सरना क्या है, यह एक पूजा स्थल है और सरना के बारे में हम और आगे भी लिखे, जो आगे हम बताएंगे। सरना क्या है, एक पूजा स्थल है, प्राचीन धर्म कह सकते हैं, जिसमें से प्रकृति की पूजा होती है। सरना में क्या होता है, हमारा जो झारखंड वैसे भी प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, तो प्रकृति की पूजा होती है। और आपको बता दें, इन प्रेजेंट टाइम झारखंड में सरना कोड जो है, इसमें ये बिल पास हुआ है। तो हालांकि वो जो सरना बिल क्या है वो हमारा करंट जो सेशन चलेगा उसमें बताएंगे। ठीक है, अब देखेंगे युवा गिरह। युवा गिरह क्या होता है, युवा गिरह एक लाइन में बोलेंगे तो प्रशिक्षण केंद्र। एग्जाम में सिंपली प्रश्न पूछ लिया जाता है कि युवा गिरह क्या है, जनजातियों में युवा गिरह क्या है। एक तो युवा गिरह याद रखेंगे, एक क्या है, प्रशिक्षण केंद्र है। प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पे क्या होता है, जब लड़का और लड़की जब मान के चलिए 10 से 11 साल, याद रखेंगे, अब 10 से 11 साल का जब हो जाते हैं तो उसको अपना समाज के बारे में, अपना संस्कृति के बारे में, अपना सभ्यता के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन ये भी युवा मतलब कि युवा और युवती जो अनमेरिड होते हैं, जो शादी नहीं किए रहते, वो सब 10 से 11 साल की उम्र में प्रवेश किया जाता है। और एक बार प्रवेश होने के बाद फिर 3 साल के बाद इसमें प्रवेश किया जाता है। और अक्सर प्रवेश जो होता है वह सरहुल के समय में होता है। तो याद रखें कि युवा गिरह जो होता है वह जनजातियों में प्रशिक्षण केंद्र होता है। कब प्रवेश होता है, कितने साल में होता है, कितने साल के लिए होता है, ये सब भी आपने जाना। लेकिन उस युवा गिरह को क्या होता है, अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे धुमकुड़िया, ये प्रश्न आया हुआ है झारखंड के एग्जाम में। ठीक है, धुमकुड़िया जो है सो युराव जनजाति में कहा जाता है। युवा गिरह को युराव जनजाति में क्या कहा जाता है, धुमकुड़िया कहा जाता है। लेकिन अगर हम मुंडा, असुर और कोरा और अन्य जाति की बात करें तो उसमें अक्सर गीतियोड़ा का प्रयोग होता है। तो ये भी आया हुआ है कि मुंडा जनजाति में ये आया हुआ है और ये आया हुआ है। ये सब तो नहीं आया, बट इन फ्यूचर में भी पॉसिबिलिटी बनता है। तो मुंडा जनजाति में ये प्रशिक्षण केंद्र का जो होता है, जहाँ पे जो उसे युवा गिरह कहते हैं, उसको क्या बोला जाता है, अपने उसका रिवाज में गीती योड़ा कहा जाता है। ठीक है, तो आपने अखड़ा देखा, सरना देखा, युवा गिरह देखा। अब देखेंगे जनजातियों का समाज। जनजातियों का समाज क्या होता है, वो पितृसत्तात्मक होता है। कहने का मतलब क्या होता है, पितृसत्तात्मक मतलब जैसे कि मान लीजिए किसी परिवार में 3 पुत्र और 1 पुत्री है, तो उसका पिता मरने के बाद जो उसका ज़मीन का बंटवारा होता है, जो संपत्ति का बंटवारा होता है, वह 3 पुत्रों में ही विभाजित कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बहन का पिता की संपत्ति पर किसी प्रकार का
कोई अधिकार नहीं होता है जनजातियों का समाज में। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि जनजातियों के समाज में महिला और पुरुष को दोनों को बराबर सम्मान दिया जाता है, बराबर सम्मान दिया जाता है। लेकिन जैसे लोग कहते हैं लिंग भेद की इजाज़त बिल्कुल नहीं है, लिंग भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि समाज जो होता है वो पितृसत्तात्मक होता है। एक बात आपको बताते चलें कि गोत्र जो होता है, नामांकन जो होता है वह पिता के गोत्र पर होता है। और वो सब में क्या होता है, जनजातियों में क्या होता है, समगोत्रीय विवाह बिल्कुल वर्जित होता है, मना होता है, आप नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक कोई टुडू है, ठीक है, तो टुडू का शादी टुडू से नहीं होता, टुडू का शादी अलग जितने भी है दूसरे गोत्र से हो सकता है, जैसे कि सोरेन हो गया, बासी हो गया, मुर्मू हो गया। और इन दोनों के फलस्वरूप अगर कोई बच्चे उत्पन्न होते हैं तो वह क्या होता है, पिता के गोत्र पर चलता है, जिसे लोग क्या कहते हैं। इससे भी आप समझ सकते हैं कि जनजातियों का जो समाज होता है वह पितृसत्तात्मक होता है। अब बात करेंगे बाल विवाह। जनजातियों में जितने भी जनजाति है इनका एक खासी काफ़ी प्रसिद्ध बातें हैं कि उनमें बाल विवाह नहीं होता है, ठीक है। दहेज प्रथा के बारे में बताया कि 32 जनजाति में आउट ऑफ 1 एक ऐसा जनजाति है जो दहेज लेते हैं, बट 31 जनजाति ऐसा है क्या करते हैं कि दहेज लेन देन नहीं चलता है। दहेज की जगह क्या होता है, दहेज लेन देन नहीं चलता है, दहेज की जगह लड़की पक्ष को क्या करते हैं, वधू मूल्य देते हैं। लड़का पक्ष की ओर से वो 10 रुपया हो सकता है, 11 रुपया हो सकता है, 21 रुपया हो सकता है, कोई विशेष राशि नहीं होता है, ठीक है। यह उसका क्या कह सकते हैं, संस्कृति है। तो दहेज प्रथा नहीं है, दहेज प्रथा की जगह क्या है, वधू मूल्य, ठीक है। एक ऐसा है जिससे हम आगे चर्चा भी करेंगे, वो कौन सी जनजाति है जो दहेज लेती है और वधू मूल्य देती है, ठीक है। तो वधू मूल्य को जनरली क्या बोला जाता है, अगर आप नहीं जानते, अलग अलग 32 जनजाति याद भी रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ज़रूर, लेकिन अक्सर अगर आप नहीं जानते तो वधू मूल्य को वो सब क्या बोलते हैं, जनजाति में पौन बोलते हैं, ठीक है। वधू मूल्य को क्या बोलते हैं, पौन बोलते हैं। अगर आप नहीं जानते तो पौन यूज कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू एग्जाम, ठीक है, एग्जाम में क्या होता है, अलग अलग जनजाति अपना वधू मूल्य को अलग अलग नाम से बोलते हैं। जैसे कि संथाल है, हो है, करमाली है, सोरिया पहाड़िया है, तो ये सब वधू मूल्य को क्या कहते हैं, पौन कहते हैं, जो लड़की को देते हैं। जब शादी सेट होता है तो लड़की को देते हैं। तो ये वधू मूल्य जो है, ये वधू मूल्य जो अक्सर पौन यूज किया जाता है। लेकिन एग्जाम में अगर आप जाति के अनुसार से पूछे, जनजाति के अनुसार से पूछे कि मुंडा जनजाति में पूछता है, अगर आपको एक बार में याद नहीं हो रहा तो क्या करें, वीडियो को दोबारा देख लें, ठीक है, ताकि आपका सारा कंठस्थ हो जाए, ठीक है। तो मुंडा जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है, गोनांग कहा जाता है। मुंडा जनजाति में वधू मूल्य को गोनांग कहा जाता है। इसके बाद है सबर भी है। जैसे कि हम लोग जनजाति जब पढ़ेंगे तो 32 जनजाति के बारे में पूरा डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे, ताकि एक भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में आपका ना छूटे, वहाँ और डिटेल्स पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग वधू मूल्य देख रहे हैं, तो सबर जाति में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है, पोटे कहा जाता है। इसके बाद है किसान और परिया जनजाति जो है, ये सब वधू मूल्य को कहते हैं डाली कहते हैं। वधू मूल्य को क्या कहते हैं, डाली कहते हैं। बंजारा, जिसके बारे में जस्ट अभी आगे पढ़ेंगे लोग, बंजारा 32 में से एक बंजारा भी है, आप सुने भी होंगे बंजारा। तो बंजारा का जो वधू मूल्य होता है वो सब वधू मूल्य को क्या कहते हैं, हर्जी कहते हैं, ठीक है। बंजारा वधू मूल्य को क्या कहते हैं, हर्जी कहते हैं। और कवर जो झारखंड की, जैसे कि पहले 30 था, जनजाति कितना था, 30 था, फिर 2003 में 2 और बढ़ा तो 31 और कितना हो गया, 32 हो गया। तो कवर जो है वो लास्ट में ऐड हुआ है, तो कवर का जो आपका वधू मूल्य है उसे कहा जाता है सुख दाम कहा जाता है। और कवर वाला ये जो है आपका एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। तो ये सबसे क्या कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, आप वीडियो को दोबारा देख लें, कन्फर्म हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं सगाई। जैसे कि सगाई की परंपरा अभी के समय में काफ़ी सगाई और बरमाला ये सब तो क्या कहते हैं, शादी का देखने लायक जो होता है ये सब चीज़ होता है। लेकिन सगाई जनजातियों में नहीं होता है। 32 जनजाति में से एक जाति को बात करेंगे, बंजारा। केवल बंजारा ही ऐसा है जिसमें शादी से पहले सगाई किया जाता, नहीं तो उस जनजाति में सगाई का रस्म जो है, रिवाज जो है बिल्कुल नहीं है। तो जो क्वेश्चन जो नियम एक्सेप्शन है वही एग्जाम में आता भी है, तो याद रखेंगे बंजारा में सगाई होता है, इसके अलावा कोई भी जनजाति में सगाई नहीं होता है।
इसी तरह से ये बंजारा में एक और सिस्टम क्या है, दहेज लेते हैं। हम आपको बताया कि दहेज किस 31 जनजाति नहीं लेते, 32 में से 31 दहेज नहीं लेते, दहेज का सिस्टम नहीं है। लेकिन बंजारा में क्या होता है, दहेज लेते भी हैं और बधूमूल्य तो देने का तो सिस्टम है ही, तो बधूमूल्य देना भी होगा, तो बधूमूल्य देते हैं। तो बंजारा से 2 प्रश्न है कि वह कौन सा जनजाति है जो क्या कहते हैं, सगाई विवाह से पहले सगाई की रस्म किया जाता है, तो बंजारा है। या फिर वह कौन सी जनजाति है जिसमें से क्या होता है, दहेज लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, बंजारा है। अब सिंदूर लगाने का रिवाज, सिंदूर लगाने का रिवाज तो सभी जनजातियों में, शादी में सिंदूर तो आप जानते हैं सिंदूर की क्या भूमिका है, ठीक है। तो सिंदूर जो है इसमें सभी का रिवाज है। अब बात करेंगे हम खोंड जनजाति का। खोंड जनजाति झारखंड की एक ऐसी जनजाति है जो अपने धार्मिक त्यौहार में, पूजा पाठ में मानव का बलि चढ़ाते हैं। तो हम अभी यहाँ क्या कर रहे हैं, जनजातियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जब इसका डिटेल पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, कहीं आपको बोरिंग नहीं लगेगा। जैसे कि आप खोंड भी पढ़ रहे तो जयमाला, खोंड जनजाति जो कि मानव का बलि देता है, ये वही खोंड जनजाति है। तो खोंड जनजाति में जयमाला का सिस्टम है, और जयमाला जिसको अभी के समय बरमाला भी बहुत यूज किया जाता है। तो हम आपको क्या बताएं कि बरमाला नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन कौन है, वो आपका खोंड है, ठीक है। जीवन का मूल आधार जो है यहाँ की जनजातियों का रहन सहन में जो जीविका का साधन है वह क्या है, कृषि है। कृषि मुख्य है, हालांकि इसके अलावा अन्य भी काम किया जाता है, जैसे वन के उत्पाद को संग्रह करना, और वन उत्पाद को संग्रह करके उसे गांव-गांव में बेचना, या फिर उसे बाज़ारों में, जो गांव में क्या होता है कि प्रतिदिन कहीं ना कहीं अगल बगल क्षेत्र में, जैसे हम लोग हाट के नाम से जानते हैं, वहाँ लगा कि क्या करते हैं, बेचते हैं वन उत्पाद को। शिकार भी करते हैं, शिल्पकारी भी होते हैं, जैसे टोकरी वोकरी बनाते हैं, ढोल बनाते हैं, तो वह शिल्पकारी भी है। इसके अलावा पशुपालन करते हैं, पशुपालन के अलावा आपका क्या है, मजदूरी भी करते हैं। लेकिन मुख्य आधार जो है जीवन का जनजातियों का, वह आपका क्या है, कृषि है। तो ये आप उसका जीवन यापन को देखा। अब हम धर्म की बात करेंगे तो बता चुके कि प्राचीन धर्म सरना है, जिसका हाल ही में बहुत चर्चित रहा है। तो सरना के बारे में बता चुके। देवता की बात करें, हर जनजाति में या गैर जनजाति हो, हर जनजाति में क्या था, देवता होता है। तो जनजातियों का जो सर्वोच्च देवता होता है वह क्या है, सूर्य है। लेकिन वो क्या करते, जितने भी जनजाति हैं वो अपने अलग अलग नाम से पुकारते, जिसका तात्पर्य तो सूर्य ही होता है अंतिम में, ठीक है। तो मुंडा, भूमिज या सूर, या तो कह दे कि अगर एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है कि संथालों में या किसी में कि सर्वोच्च देवता कौन है, और अगर आपको याद नहीं है तो वैसे सिचुएशन में आप सिंगबोंगा को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि अधिकतर जनजाति का देवता जो है वह सिंगबोंगा है, याद रखेंगे। अधिकतर जनजाति का जो देवता है अधिकतर वह आपका सिंगबोंगा है। बाकी बात कुछ अन्य का जो है ये आप नाम देखेंगे। महली, तो महली में जो सर्वोच्च देवता होता है जिसको लोग सूर्जी देवी के नाम से जानते हैं, ठीक है। महली में जो सर्वोच्च देवता होता है उसे हम लोग सूर्जी देवी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आपका सबर है, जैसे अभी हम बताए थे, सबर में बधूमूल्य को क्या कहते हैं, फोटे कहते हैं। आप इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सबर जनजाति का जो देवता है उसे क्या कहते हैं, योडिंग शुम कहते हैं। इसके अलावा आपका खोंड है। एक खोंड ऐसा जनजाति है जिसमें जयमाला की सिस्टम है, अभी हम आपको बता रहे थे जयमाला की। तो खोंड जनजाति का देवता बेलापुन है, ये एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आया हुआ है बेलापुन। उराव जनजाति की रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार नहीं 10 बार एग्जाम में पूछा है, 10 बार से ज़्यादा रिपीट किया है, इसको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। उराव जनजाति का देवता, तो उराव जनजाति का देवता जो है वो क्या है, धर्मेश है, जिसका तात्पर्य सूर्य से होता है। इसके बाद सोरिया पहाड़िया देखेंगे। सोरिया पहाड़िया का जो देवता है वह आपका बेड़ो गोसाई है, ठीक है। सोरिया पहाड़िया का देवता क्या है, बेड़ो गोसाई है। और गोंड, इसका देवता आपका बूढ़ा देव है। बिंजिया एक ऐसा, जैसे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो जब आएगा जनजातियों के बारे में, जब 32 जनजाति के बारे में बताएंगे, तो वहाँ आपको बताएंगे जनजातियों का समाज पितृसत्तात्मक है, बट आउट ऑफ देम उसमें से एक ऐसा है जिसका समाज जो है वो मातृसत्तात्मक है। इसके लिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से बने रहें। जब डिटेल्स बताएंगे तो आपको बताया जाएगा कि वह कौन सा जनजाति है जिसका समाज जो है वह क्या कहते हैं, मृत नहीं होगा, मातृसत्तात्मक होगा, ठीक है, माँ पर आधारित। तो बिंजिया का जो है ये सर्वोच्च देवता वह विंध्यवासिनी देवी है। और बंजारा, जिसमें से दहेज लेने की प्रथा है और वधू मूल्य देने की सिस्टम है, और साथ ही इसमें क्या होता है, सगाई भी होता है बंजारा में। तो बंजारा का जो सर्वोच्च देवता है वह सूर्जी
सॉरी बंजारा देवी है। अब आगे देखेंगे पुजारी। अभी तक आपने क्या देखा, बहुत अच्छा फैक्ट देखा, वधु मूल्य को अलग अलग जनजाति में क्या कहा जाता है और सर्वोच्च देवता को क्या कहा जाता है। अब देखेंगे पुजारी। वैसे पुजारी जिस तरह से आपने सिंगभोगा के बारे में समझा कि कोई भी प्रश्न अधिकतर देवता सिंगभोगा मतलब होते हैं, उसका नाम सिंगभोगा लिया जाता है, तो उसी प्रकार पुजारी को अधिकतर लोग पाहन बोलते हैं। पुजारी को जनजातियों में क्या होता है, अधिकतर पाहन वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी अपने अपने अलग जनजाति की अलग विशेषता के कारण अलग नाम भी है। जैसे कि मुंडा उरांव की बात करें तो पुजारी को पाहन कहा जाता है, और खरवार, खड़िया, असुर, किसान, ये सब जनजाति क्या करते हैं, पुजारी को बेगा कहते हैं। पुजारी को क्या कहते हैं, बेगा कहते हैं। इसके बाद आपका परहिया, सबर और बुथड़ी, ये आपका कहता है देवरी। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें देवरी है, इसमें देहुरी है, तो परहिया, सबर और बुथड़ी देवरी, और माल पहाड़िया को कहता है देहुरी। अब इतना माइनर डिफरेंस है और एग्जाम में पूछता भी है, तो इसका क्या ऑप्शन है, कैसे सॉल्व करें। तो दोबारा बता चुके कि वीडियो को दोबारा आप देखें, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो माल पहाड़िया क्या कहते हैं, देहुरी कहते हैं। संथाल, ये रिपीटेड क्वेश्चन, नायके, संथालों का पुजारी जो होता है वो नायके होता है, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है एग्जाम में, ठीक है। बिरहोर, बिरहोर क्या कहते हैं, बिरहोर पुजारी को नाये कहते हैं। इसके अलावा भूमिज, भूमिज ये लाया होता है, एग्जाम में आया है लाया। भूमिज का जो पुजारी होता है वो लाया होता है, लाया कहते हैं वो सब। चेरो का जो होता है गोसाई होता है, और हो का होता है देवो नोआ। क्या होता है, देवो नोआ होता है। तो आपने क्या देखा, अलग अलग जनजातियों का जो पुजारी होता है वो किस नाम से संबोधित करते हैं। अब देखिए जनजाति के बारे में अगर बताएंगे तो जितने भी जनजाति होती है सब मांसाहारी है। क्या है, मांसाहारी है, लेकिन सब मांसाहारी है, बट एक ताना भगत और सफाहोड़, जिसको हम बताएंगे सफाहोड़ विद्रोह के बारे में, ये लाल बाबा के बारे में बताएंगे, देशोद्धारक के बारे में बताएंगे। तो ये दोनों ताना भगत, देखिए जनजातीय परिवार जो होता है वो क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, लेकिन कुछ छोड़ के, जैसे कि ताना भगत और सफाहोड़। तो सफाहोड़ आंदोलन जिसमें से लाल बाबा उर्फ लाल हेमरम जो है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब विद्रोह के बारे में चलेगा तब, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि ताना भगत और सफाहोड़ जो होते हैं ये मांस, मदिरा, शराब, मतलब शराब, मांस उस मतलब शाकाहारी भी होते हैं और मांस मदिरा से भी दूर रहते हैं, ठीक है, मदिरा से। शराब पीना क्या है, यह सर्वलौकिक प्रथा है, ठीक है, रीति कह सकते, क्या कर सकते, संस्कार कह सकते, एक तरह से। शराब के बिना जनजातियों में कोई पूजा तक भी नहीं होता। कोई भी पूजा होता है, कहीं सफ़ेद मुर्गा, कहीं लाल मुर्गा, उसमें साथ में जो तपान होता है, तपान जिसे कहते हैं हम लोग की, शराब वहाँ पे दिया जाता है, तब जाके भगवान खुश होते हैं, या तो फिर जो भी भूत होते हैं, हर जगह प्रयोग किया जाता है, जिसको लोग कहते हैं हड़िया। और ये हड़िया जो है चावल से बनता है, ठीक है, याद रखेंगे। शराब जो है उसको हड़िया बोलते हैं, और ये क्या होता है, ये चावल से बनता है। दाह संस्कार की बात करें तो जितने भी जनजाति हैं उनमें जलाने और गाड़ने दोनों की प्रथा है, दफनाने की प्रथा है, लेकिन सर्वाधिक जो होता है, आप याद रखेंगे, सर्वाधिक दफनाया जाता है, ठीक है। जलाने का प्रथा बहुत ही कम है, बट होता दोनों है। और हम बात करेंगे ये यहाँ की जैसे 32 जनजाति है, तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है वह संथाल का है। उसके बाद आपका क्या है, उरांव का है। उरांव के बाद क्या है, मुंडा है, और मुंडा के बाद आपका हो है। इसके बाद आपका एक बच जाता है उसका विवाह। तो विवाह क्या होता है, अक्सर जो होता है विवाह जो होता है एक ही होता है, लेकिन विशेष परिस्थिति जब रहता है तब 2 या 3 विवाह मतलब हो सकता है, लेकिन अधिकतर जनजातियों में और शादी एक ही होता है। तो आज हम लोग क्या देखे, जो 32 जनजाति से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको देखे। नेक्स्ट वीडियो में लोग और कुछ देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।